आज तक इस पॉडकास्ट में हमने अपने आप को समझने की कोशिश की है। अपनी लाइफ को बेहतर और भरपूर बनाने के लिए हमारे इनर वर्ल्ड और थोड़ा बहुत अपने आउटर वर्ल्ड में झांक कर देखा है। लेकिन गॉड द क्रिएटर की रचना हमारी बनाई हुई दुनिया या सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है। इनफैक्ट हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसका कोई अंत, कोई छोर नहीं। ये बात जानते हुए भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी पर्सनल दुनिया से बाहर निकलकर उसकी बनाई हुई दुनिया को महसूस ही नहीं कर पाते। आपने कभी सोचा है कि हर सुबह अपने नियम से सूरज कैसे उदय हो जाता है और कैसे शाम को चांद दिखता है? हमारे सोलर सिस्टम में कैसे सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में रहते हुए घूमते रहते हैं विदाउट फेल? माना कि कई फिजिक्स के लॉज की वजह से ये सब हो पा रहा है, लेकिन ये फिजिक्स के लॉज कैसे हरकत में आए? कैसे इतना लॉ एंड ऑर्डर बिना किसी के डायरेक्शन के एक सेल्फ फंक्शनिंग मोड में काम कर रहा है? और क्या इन फिजिकल लॉज से ऊपर भी कुछ नियम हैं? कोई ऐसा मास्टर प्लान जो इस पूरे यूनिवर्स का गवर्नेंस सिस्टम है? अजी बिल्कुल है। हेलो, नमस्ते। मैं हूँ मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। चलिए आज देखते हैं कि वो कौन से ऐसे नियम हैं जो सारे संसार पर लागू होते हैं और हम पर भी, क्योंकि हम चाहे अपनी डेली लिविंग में ये भूल जाएं कि हम इस क्रिएशन का उतना ही हिस्सा हैं जितना कोई प्लैनेट या कोई जानवर, लेकिन ये क्रिएशन एक पल के लिए भी ये बात नहीं भूलती। ये पूरी सृष्टि आपकी, मेरी, हम सब की माँ है, जिसके लिए उसके सारे बच्चे एक समान हैं। इसमें कभी कोई पक्षपात नहीं होता और ये नियम सब पर बराबर लागू होते हैं। इसलिए इनके बारे में पता होने से हम कुदरत के साथ सामंजस्य या हार्मनी से चल सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा ही फ़ायदा है। ये लॉ सबसे पहले कब और कहाँ डिस्कवर हुए ये किसी को नहीं पता, लेकिन पुराने ज़माने में कई एंशिएंट कल्चर्स को इन लॉज की जानकारी रही है। हवाईयन स्पिरिचुअलिटी और माचू पिक्चू की सिविलाइजेशन से लेकर हर्मेटिक और इजिप्शियन फिलॉसफी तक, और वैदिक व बुद्धिस्ट ज्ञान में खासकर इन्हें मेंशन किया गया है। ये लॉज टाइम के साथ पुराने या इनइफेक्टिव नहीं होते। ये आज भी उतने ही एप्लीकेबल हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स के अनचेंजिंग, अनबेंडिंग लॉज हैं जो इस सृष्टि के अंतःकरण, उसके कोर में बसे हुए हैं। और हर ईरा में साइंटिस्ट्स, फिलोसोफर्स और स्पिरिचुअल सीकर्स ने इन्हें समझने समझाने की कोशिश की है। अब आप सोच रहे होंगे कि नियम यानी कि बंधन, तो इन्हें फॉलो करने से कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन होगा। इनफैक्ट ये लॉज ज़रूर हैं, लेकिन इन्हें फंडामेंटल प्रिंसिपल समझिए जो आपको अपनी रियलिटी और एग्जिस्टेंस की समझ देंगे। इनसे आप हर मेंटल बर्डन से फ्री हो सकते हैं। इनके साथ अलाइनमेंट में जीने से आपकी लाइफ खुशी, शांति, समृद्धि और प्रेम से भर जाएगी और आप नेचर के हर अंश के साथ ताल से ताल मिलाकर जी रहे होंगे। तो देखते हैं पहला लॉ। ये है द लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। इसका मतलब है कि इस क्रिएशन में सब कुछ एक दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सब एक ही सोर्स से आए हैं। हमारा हर एक एक्शन, हर एक वर्ड और हर एक थॉट का इस क्रिएशन पर असर हो रहा है। वो इसे पल पल बना रहा है और चेंज कर रहा है। आपको ये कभी कभी तो डायरेक्टली दिख जाता होगा कि आपकी चीज़ों का असर हो रहा है, लेकिन बहुत बार आपको इसका एहसास नहीं होगा। इसे बटरफ्लाई इफेक्ट से समझ सकते हैं। कहते हैं कि एक बटरफ्लाई के विंग्स के फ्लैपिंग से एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे चेंजेस आते हैं
जो विथ टाइम इतने बड़े हो जाते हैं कि एक ह्यूज टॉर्नेडो के साइज और डायरेक्शन को बदल सकते हैं। इसलिए अपने थ्रू आप इस दुनिया में क्या दे रहे हैं उसका ध्यान रखिए। जब इस लॉ को हम अपने लाइफ में अपनाते हैं तब दूसरों की तरफ गुस्सा, नफरत, तेरा मेरा ये सब दूर हो जाता है। एक्सेप्टेंस और काइंडनेस बढ़ जाती है। सब इंसानों के लिए समभाव और एम्पैथी जागती है। सब तरह के जीवों के लिए करुणा क्रिएट होती है और निर्जीव पत्थर से भी एक लगाव महसूस होता है। इसको अपनी लाइफ में ग्रहण करने के लिए मैं 3 प्रैक्टिसेस रेकमेंड करूँगी। पहला, ग्रैटिट्यूड या आपकी लाइफ में जो कुछ भी है उसके लिए शुक्राना करना। दूसरा, दुनिया के छोटे बड़े एलिमेंट्स जैसे पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, इनसे ट्रू कनेक्शन बनाना, इनकी भलाई के लिए कुछ एक्शन लेना। और थर्ड, आपसे और आपकी कम्युनिटी से अलग लोगों को समझने की कोशिश करना। सेकेंड लॉ है द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ये बताता है कि दुनिया में हर चीज़ में एनर्जी है और वो कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट हो रही है। चाहे लिविंग बीइंग्स हों जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स और ट्रीज, नेचुरल एलिमेंट्स लाइक क्लाउड्स, सनशाइन, विंड एंड फायर, या मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जैसे व्हीकल्स, हाउसेस, हमारे पर्सनल पोजेशंस और पब्लिक प्रॉपर्टी। इन शॉर्ट, दुनिया की हर एक चीज़, सब कुछ एटम से बना हुआ है और एटम्स के पार्टिकल्स कांस्टेंट मोशन में हैं जो इतने माइक्रो लेवल पर है कि हमें नज़र नहीं आता। इस मोशन से जो वाइब्रेशंस बन रहे हैं वो कुछ फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं। जैसी फ्रीक्वेंसी हम एमिट करेंगे हमारे माइंड और एनवायरनमेंट की रियलिटी वैसी ही बनती है। कुछ फ्रीक्वेंसीज हायर होती हैं और कुछ लोअर, लेकिन ये चेंजेबल होती हैं। इसलिए इस लॉ का फ़ायदा लेना हो तो अपने वाइब्रेशंस हाई फ्रीक्वेंसी पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, साउंड बेदिंग, स्पेस क्लियरिंग जैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। थर्ड लॉ बताया गया है द लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। क्या आपको पता है कि हम सब की लाइफ में यूनिवर्स तब तक कोई लेसन रिपीट करती रहती है जब तक हम उसे समझ और सीख नहीं लेते? हमारी लाइफ में कई पैटर्न्स होते हैं, जैसे सेम तरह की सिचुएशंस लाइफ में बार बार रिपीट होना, एक बीमारी से छूटो तो दूसरे में फंसना, रिपीटेडली बुरे रिलेशनशिप्स होना, काम में सेम तरह की प्रॉब्लम्स होना, एट्सेट्रा। हमारे लाइफ के एक्सटर्नल पैटर्न्स हमारे अंदर की रियलिटी को मिरर करते हैं। अगर हमारी बाहरी लाइफ में परेशानी है तो ज़रूर कहीं अंदर के वर्ल्ड में भी केओस होगा। कोई तरह का लेसन सीखने की ज़रूरत होगी। हम अपने इनर वर्ल्ड में चेंज लाकर अपनी आउटर रियलिटी चेंज कर सकते हैं। जब भी लाइफ में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आए तो उसके अंदर रहने के बजाय उसमें क्या लेसन है इस पर ध्यान देने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग के टूल्स काफ़ी इफ़ेक्टिव रहते हैं। इनसे खुद के पैटर्न्स नज़र आने लगते हैं और स्ट्रगल को पॉजिटिव एटीट्यूड से बदला जा सकता है। नेक्स्ट लॉ है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये दुनिया भर में द सीक्रेट नाम की बुक के वजह से काफ़ी फेमस हुआ है। बहुत लोगों ने इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके फैंटास्टिक रिजल्ट्स देखे हैं। सोचिए, अगर एक लॉ में इतना पावर है तो इन सारे लॉज में मिलाकर हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का कितना पावर होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी सिमिलर तरह की चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अब इसे हमारी लाइफ में लागू करके देखें तो हम जैसे थॉट्स, बिलीव्स, इमोशंस, इंटेंशंस और वाइब्रेशंस दुनिया में ट्रांसमिट करते हैं, हमें वैसे ही सिचुएशंस, लोग और रिजल्ट्स मिलते हैं। हमें लगता है कि किसी का गुड या बैड लक काम कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का खेल होता है। इस लॉ के तहत अगर हम पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं तो हमें दुनिया में सब पॉजिटिव ही नज़र आता है और हम ग्रेजुअली
पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। ऑफ कोर्स फोर्स्ड पॉजिटिविटी नहीं होनी चाहिए। ये चेंज अंदर से आना चाहिए और वो सिर्फ भरोसे या बिलीफ से आता है। ये तब होता है जब हमें विश्वास होता है कि भले अभी सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, लेकिन जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। देयर इज़ ग्रेटर गुड इन द डिवाइन प्लान। और इस भरोसे के साथ हम एक और विश्वास जोड़ देते हैं कि जो हमें चाहिए वो ऑलरेडी हमारा है और उसे हक से अपनी रियलिटी में महसूस करने लगते हैं। इसे मैनिफेस्टेशन करना कहते हैं, यानी अपनी लाइफ में जो एक पॉसिबिलिटी के रूप में है उसे अपनी रियलिटी बनाना। मैनिफेस्टेशन के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन यूज़ किए जाते हैं, जो कि एक टेक्निक है जिसमें आप अपनी न्यू रियलिटी को ऐसे इमेजिन करते हैं और उसके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे वो ऑलरेडी हो गई हो। 5th लॉ बताया गया है द लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन। ये लॉ इससे पहले बताए गए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत इम्पॉर्टेंटली कनेक्टेड है। कई बार लोग सिर्फ मन में मैनिफेस्ट कर लेते हैं और फिर इन दो में से कोई एक माइंडसेट बना लेते हैं। पहला, कुछ लोग हाथ पर हाथ रखकर अपने आप कोई मैजिक होने का वेट करते हैं। सीक्रेट बात यह है कि दुनिया का सारा मैजिक हमारे अंदर ही है। हमारे हाथों के मैजिक के बिना कोई मेंटल मैनिफेस्टेशन रियलिटी नहीं बनेगी। दूसरा, कुछ लोग उस आउटकम को हासिल करने से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, अपनी सारी एक्सपेक्टेशन उस पर फोकस कर देते हैं। आपने शायद ध्यान दिया हो तो यहाँ सिर्फ एक्शन नहीं कहा गया है, इंस्पायर्ड एक्शन कहा है। क्या है ये इंस्पायर्ड एक्शन? ये होता है आउटकम से ज़्यादा प्रोसेस पर ध्यान देना। इसका मतलब है अपने इनर गाइडेंस से पहले समझना कि हमारी खुद की वैल्यूज़, चॉइसेस और गोल्स क्या हैं। फिर बिना डाउट के, बिना डरे हमारे हायर सेल्फ पर भरोसा करना कि अगर आगे का पूरा रास्ता नहीं भी दिख रहा हो तो बस अगला स्टेप ले लें। जब उसका समय आएगा तब अगला स्टेप भी वो अपने आप हमें दिखा देगा। हर पल, हर दिन रियल लाइफ में इंस्पायर्ड एक्शनेबल स्टेप्स लेना। ये एक एक्शन प्लान की श्योरिटी के बदले यूनिवर्स को ये बताना है कि ना तो हम आउटकम्स कंट्रोल करना चाहते हैं और ना ही दूसरों को चेंज करना। अपनी इनसिक्योरिटीज़ को लेट गो करके उसके बताए रास्ते पर चलकर खुश हैं। इस लॉ को फॉलो करने के लिए हम अपने इंट्यूशन को डेवलप कर सकते हैं ताकि गट इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट करना सीखें। डिविनेशन टूल्स जैसे टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, इनसे भी गाइडेंस ली जा सकती है, लेकिन गाइडेंस में आपका एटीट्यूड, डिपेंडेंसी और फियर का नहीं होना चाहिए। ये सब सिर्फ हमें थोड़ी दिशा दिखाने के लिए होता है। अल्टीमेटली तो अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से ही एक्शन लेना इम्पॉर्टेंट है। लास्टली, हमारे इंटेंशंस और एक्शंस को अलाइन करके प्रोएक्टिवली गोल्स बनाकर काम करना है। नेक्स्ट लॉ है द लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी, यानी मूवमेंट। फिजिक्स में पढ़ाया जाता था कि एनर्जी ना बनती है ना ख़त्म होती है, उसका सिर्फ फॉर्म बदलता रहता है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन। इसकी ही तरह एनर्जी कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है, कभी स्थिर नहीं रहती। आप कह सकते हैं कि एनर्जी बहुत चंचल है। इसका मतलब है कि जब भी कोई एनर्जी बहुत टाइम तक इनएक्टिव रहती है तो वो स्टेल या बासी हो जाती है, उसमें नेगेटिविटी बन जाती है। जैसे अनयूज्ड पैसे, कपड़े, हाउस होल्ड आइटम्स और सबसे ज़्यादा अनयूज्ड दिमाग। इसलिए एनर्जी को कांस्टेंट यूज़ में रखना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स का नेचर ही है कॉन्स्टेंटली इवॉल्व और फ्लक्चुएट करते रहना। प्लस जब हम किसी भी दूसरे एनर्जी फील्ड के कांटेक्ट में आते हैं, कोई इंसान, कोई जगह या कोई ऑब्जेक्ट के,
तो हमारे और उनके बीच में एनर्जी एक्सचेंज होता है। इसलिए नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, अनवांटेड थिंग्स सब एनर्जी सकर्स होते हैं। इन्हें जितना अपने एनर्जी फील्ड से हम दूर रखेंगे उतना अपनी एनर्जी को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। ये तब चेंज हो सकता है जब हम इतने पावरफुल हो जाएं कि अपनी हायर फ्रीक्वेंसी से किसी लोअर फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाने की ताकत डेवलप कर सकें, जैसे कई पॉजिटिव मोटिवेटर्स, बड़े लीडर्स और स्पिरिचुअल गुरुज कर सकते हैं। इस लॉ को अप्लाई करने के लिए नेगेटिव पुरानी अनयूज चीज़ें क्लियर आउट करना, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स, बुक्स और लोगों की कंपनी में रहना और कम इम्पॉर्टेंट और अनडिज़ायरेबल टास्क्स अवॉइड करना, अपना टाइम, अटेंशन और एनर्जी बचाना, ये सब काम करता है। 7th लॉ है द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। आपको न्यूटन का 3rd लॉ द लॉ ऑफ मोशन याद है? स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा। एज पर दिस लॉ एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लॉ ऑफ मोशन की ही तरह है कॉज एंड इफेक्ट, यानी हर कॉज का कुछ उस ही के इक्वल इफेक्ट होता है। हमारी लाइफ में हमारी थिंकिंग वो कॉज है और हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस वो इफेक्ट। जैसी हमारी सोच होगी वैसे ही हमारे लाइफ के कोई भी एरिया के एक्सपीरियंसेस हमें मिलते जाएंगे। हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस को चेंज करने की कोशिश एक टेम्पररी बैंडेड सॉल्यूशन है, क्योंकि हर नेगेटिव एक्सपीरियंस हमारी थिंकिंग का ही रिजल्ट है। हम भले ही किसी और को या सिचुएशन को ब्लेम करें, लेकिन उसके पीछे का ओरिजिनल रीज़न हम ही होते हैं। अगर हमें लाइफ के एक्सपीरियंसेस चेंज करने हैं तो हमारी सोच चेंज करनी होगी। हम बहुत बार उस इफ़ेक्ट को तुरंत नहीं देख पाते, लेकिन वो बूमरैंग की तरह हमारे पास वापस ज़रूर लौटेगा। हमारी लाइफ में हर एक्शन का कभी ना कभी इक्वल रिएक्शन हमें मिलता ही है, चाहे हम समझ पाएं या नहीं। इस लॉ की अवेयरनेस अपनी लाइफ में बढ़ाने के लिए हमें अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और क्रिएटर माइंडसेट बनाना होगा कि आई एम द क्रिएटर ऑफ ऑल माई लाइफ एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट लॉ है द लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन। इसके तहत हमारा कोई भी एक्शन अनरिवॉर्डेड नहीं जाता। यूनिवर्स के अकाउंटिंग सिस्टम में हर अकाउंट बाकायदा मेंटेन होता है और बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट के हिसाब से कॉम्पेंसेशन मिलता ही है। लेकिन ये बैलेंसिंग हमारे एक्शंस के बदले हमारे इंटेंशन से डिसाइड होता है। अच्छी नीयत से किया गया काम हमारे एक्सपेक्टेशन के बिना भी हमको बहुत कुछ दे जाता है, और वहीं बुरे इंटेंशन से किया गया काम भले किसी और को पता ना चले, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से नुकसान दे जाता है। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी का टाइटल है अ ग्लास ऑफ मिल्क। एक बार एक गरीब बच्चा डोर टू डोर जाकर चीज़ें बेचता था ताकि अपनी स्कूल की फीस दे सके। ऐसे ही एक दिन भूखा प्यासा और बीमार वो दर बदर भटकते हुए ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में एक दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खुलने पर एक यंग लेडी खड़ी थी जिससे उसने पानी मांगा। उसकी ऐसी हालत देखकर उस लेडी ने बच्चे को घर के अंदर बुलाया, उसकी देखभाल की और बड़े प्यार से उसे एक गिलास दूध पिलाया। जब लड़के ने दूध के पैसे देने चाहे तो उसने मना कर दिया। बहुत साल बीत गए और वो लेडी बूढ़ी हो गई। उसे कोई रेयर बीमारी हो गई जिसका इलाज बहुत एक्सपेंसिव था। वो हॉस्पिटल में एडमिट तो हो गई, लेकिन बिल की चिंता उसे सताई जा रही थी क्योंकि उसके पास इतनी पूंजी नहीं थी। जब बिल आया तो वो देखकर हैरान रह गई क्योंकि उससे कोई पैसे नहीं लिए गए और बिल पर लिखा था पेड इन फुल years ago with a glass of milk। उसका इलाज करने वाला वही गरीब लड़का था जिसे सालों पहले उसने दूध पिलाया था, जो अब एक बड़ा डॉक्टर बन गया था। उस लेडी को उसके प्यार भरे इंटेंशन की वजह से
लाइफ ने एक दिन अच्छा कॉम्पेंसेशन दिया। इस लॉ को हमारी लाइफ में इंटीग्रेट करने के लिए हम हमारे एक्शंस के पीछे के मोटिव का एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे टाइम, एनर्जी, इमोशंस या पैसे से सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और सेवा भाव जागृत कर सकते हैं। अब नंबर 9 पर है द लॉ ऑफ रिलेटिविटी। जी हाँ, ये आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का सोर्स कोड है। इसके हिसाब से हम अपनी दुनिया में हर चीज़ एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और उन्हें छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कम ज़्यादा, अच्छा बुरा के स्लॉट्स में डाल देते हैं। लेकिन एक्चुअली हर चीज़ न्यूट्रल है। वो इसलिए क्योंकि रियलिटी का कोई एक ट्रूथ और एक परसेप्शन नहीं होता। जो देख रहा है वो उसके पर्सपेक्टिव और लाइफ एक्सपीरियंसेस से उसे क्या समझता है, वो उस इंसान की रियलिटी होती है। ये थ्योरी से समझ आता है कि क्यों दो लोग सेम सिचुएशन में भी दो अलग एक्सपीरियंसेस बनाते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने मेरे बेटे से कहा कि हम एक पेट डॉग ले आते हैं, तो उसने कहा, मम्मी हमारे घर में जगह नहीं है। मैं हंसकर बोली, बेटा एक 4 BHK घर में किसी छोटे स्लम की पूरी कम्युनिटी रह सकती है, तो जगह तो हम बना ही लेंगे। आपने देखा कैसे फिजिकल स्पेस भी रिलेटिवली बड़ी या छोटी हो सकती है। किसी के लिए ये बड़ा घर है और किसी और के लिए छोटा। और हमने कोविड के टाइम में देखा ही है कि कैसे जो हम इम्पॉसिबल मानते थे कि दुनिया कभी रुक नहीं सकती, वो सिर्फ हमारी रिलेटिव सोच थी। सब ने देखा कि कैसे वो पॉसिबल रियलिटी में बदल गया। इस लॉ को लाइफ में उतारने के लिए लोगों को जज करने से और डेफिनेट लेबल्स देने से अवॉइड करें। हमारे नोन एक्सपीरियंसेस से अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करें और किसी इंसान या सिचुएशन से अपना हेल्दी कंपैरिजन करें। अगला लॉ है द लॉ ऑफ पोलैरिटी। ये बताता है कि इस क्रिएशन में कोई मैग्नेट की तरह हर चीज़ का ऑपोजिट होता है। जैसे हॉट और कोल्ड, दिन और रात, हैप्पीनेस और सैडनेस, और ये सब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये कॉन्ट्रास्ट ज़रूरी है हमें लाइफ में एक डीपर पर्सपेक्टिव देने के लिए। कॉन्ट्रास्ट से हमेशा क्लैरिटी बढ़ती है। जब हम कोई बैड रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करते हैं, तब हमें अच्छा रिलेशनशिप क्या होता है ये समझ आता है और उस रिलेशनशिप की कद्र होती है। हम लाइफ में इस पोलैरिटी के एक साइड को रिजेक्ट करते रहते हैं, डिफ़िकल्टी से भागते रहते हैं। लेकिन बिना बुराई के अच्छाई नहीं हो सकती, बिना फेलियर देखे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर हमें हमारी लाइफ से प्यार करना है तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस से नफरत नहीं कर सकते। हमें दोनों पहलू एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम में ही सल्यूशन होता है, हर रुकावट में ही मौका छुपा होता है। और ऐसा करने के लिए हम ग्रैटिट्यूड से जो मिला है उससे खुश हो सकते हैं। जर्नलिंग से हर बुरे सिचुएशन का गुड साइड डिस्कवर कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझकर इफेक्टिवली यूज़ करना सीख सकते हैं। 11th लॉ है द लॉ ऑफ रिदम। नेचर में सब कुछ साइक्लिकल होता है, एक रिदम फॉलो करता है। सीजन्स एक के बाद एक आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। लूनर साइकिल्स, एब और टाइड, बर्थ और डेथ, सब इस रिदम से हो रहे हैं। नथिंग इज कांस्टेंट। इसी तरह बुरे टाइम के बाद अच्छा वक्त ज़रूर आता है और अच्छा टाइम भी हमेशा नहीं रहता। एवरीथिंग पासेस एंड दिस टू शैल पास। जब हम इस लॉ को अपनाकर चलते हैं तो यूनिवर्सल रिदम से जुड़ जाते हैं। जैसे इंडिविजुअलिटी और ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही इंटीग्रेशन और अपने से बड़ी किसी चीज़ का हिस्सा होना भी इम्पॉर्टेंट है। नदी के बहाव के साथ हम भी फ्लो हो सकते हैं। और तो और हमारी अपनी इनर रिदम की तरफ अवेयरनेस बढ़ने लगती है।
हम अपने सेल्फ रिदम को एक फिक्स स्ट्रक्चर में बांधकर हर बार नहीं रख सकते। अपने शरीर और मन की बातें दिल खोलकर सुनना ज़रूरी है। अगर शरीर कह रहा है कि वो थक गया है, तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए उसे गधा मजदूरी नहीं कराते। हम अपने आप से एक ही तरह के होने का हर समय एक्सपेक्टेशन रखते हैं, चाहे वो हेल्थ हो या प्रोडक्टिविटी या मूड। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी भी लाइफ में फेजेस और सीजन्स होते हैं, और जब हम इन्हें ऑनर करके चलते हैं तब लाइफ एक ब्यूटीफुल सॉन्ग बन जाती है। इस लॉ को लाइफ में अपना बनाने के लिए नेचर में टाइम स्पेंड करें, वर्क और रेस्ट का बैलेंस क्रिएट करें और अपने इनर रिदम से जुड़ें। लास्ट लॉ है द लॉ ऑफ जेंडर। इसमें कहा गया है कि हर चीज़ में दो तरह की एनर्जीज होती हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी। किसमें कितनी मैस्कुलिन और कितनी फेमिनिन एनर्जी है, इसका रेशियो वैरी हो सकता है, लेकिन दोनों होती ज़रूर हैं। ये मेल और फीमेल से अलग है। ये सब क्वालिटीज़ की बात की गई है। मैस्कुलिन एनर्जी की कुछ क्वालिटीज़ हैं लॉजिक, कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी, स्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग और एक्शन टेकिंग। फेमिनिन एनर्जी की कुछ क्वालिटीज़ हैं नर्चरिंग, केयरिंग, इंट्यूशन, इमोशंस, सरेंडर, फ्लो और कनेक्शन। ये दोनों एनर्जीज इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और कोई भी बेटर या वर्स नहीं है, जो यिन यांग के सिंबल में बखूबी दिखाया गया है, डिफरेंट बट इक्वल। हमारे बेस्ट फंक्शनिंग के लिए इन दोनों का यूटिलाइजेशन ज़रूरी है। पिछले 2500 साल से मैस्कुलिन एनर्जी को ज़्यादातर कल्चर्स में प्रधानता दी गई है। इससे दुनिया भर में एक डूइंग एंड अचीविंग पर ओवर फोकस हो गया और बीइंग एंड कनेक्टिंग साइडलाइन था। मैस्कुलिन यांग एनर्जी के डोमिनेंस से डेवलपमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक और इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई, लेकिन एक इम्बैलेंस भी आया क्योंकि फेमिनिन एनर्जी कम हो गई थी, जिससे वॉर्स, अग्रेशन, मेंटल डिजीजेस, सोशल स्ट्रक्चर्स का बिखरना और जेंडर बायस एस्टैब्लिश हुए। आज के टाइम्स में ग्रेजुअली दुनिया में अपने फेमिनिन साइड को उभारने की कोशिश हो रही है, और हम भी इसके चलते अपने अंदर स्थित इन दोनों एनर्जीज को समझकर इनमें बैलेंस ला सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें अपनी प्रेडोमिनेंट क्वालिटीज़ को नोट डाउन करना चाहिए, दूसरे एनर्जी टाइप की एक्टिविटीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए और ऑपोजिट जेंडर के माइंडसेट को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि एक साथ में इतने सारे लॉज फॉलो करना इजी नहीं है, लेकिन मेरा इरादा आपको ओवरवेल्म करने का नहीं है। आप कोई भी 1, 2 या 3 लॉज पिक करके अपनी लाइफ में उनका प्रेजेंस चेक कर सकते हैं। जब हम अपने घर में अपने बच्चों के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं तो वो एक बारी में नहीं सीख जाते, पूरा बचपन निकल जाता है उन्हें अपनाने और ठुकराने में। तो फिर हम भी तो इस यूनिवर्स के बच्चे हैं। हम अगर एक एक करके कदम बढ़ाएंगे तो वो हमारा साथ ज़रूर देगी और हमें गले लगा लेगी। इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है, लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए।
अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें तो करते रहिए मुलाकातें।